तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 साइंस का। और जैसे कि तुम लोग सभी लोग नहा धो के आ गए हो और हेडिंग देख रहे हो वर्क एंड एनर्जी, शुरू करें। तो आज मैं इस पूरे चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर बात करूंगा, जो कि होगा कि आप जल्द से जल्द इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे सीख सकते हो और समझ सकते हो। मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं। आज कोई भी न्यूमेरिकल की बात नहीं होगी, आज सिर्फ चैप्टर को समझने की बात होगी। समझने की बात होगी, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए वर्क क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए फोर्स क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। फिर इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और आपके कोर्स के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। फिर इसके बाद आपको बात करना है मैकेनिकल एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। उसके बाद आपको पता करना है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर, और पावर के बाद है आखिरी टॉपिक जो कि होगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स की बात ना करते हुए एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क की, कि वर्क क्या होता है, क्योंकि चैप्टर के नाम को समझ जाओ, उसके बाद चैप्टर के काम को भी समझ जाओगे। क्या काम है? काम ही है भैया। एक्चुअली वर्क क्या होता है? काम करना। भाई हमें एक काम करना है। अब काम क्या होता है, इसके पहले आपको काम समझाऊं, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा इसके पहले वाला चैप्टर या उसके पहले वाला चैप्टर। अब आप बोलोगे पहले वाला चैप्टर क्या होता है? पहले वाला चैप्टर था मोशन, उसके बाद आया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन दोनों चैप्टर की जो डायरेक्ट लिंक है वो है ये चैप्टर। इसका मतलब सबसे पहली चीज, मोशन क्या होता है? मोशन सिर्फ ऑब्जर्वेशन था कि एक चीज उठ के एक जगह से दूसरी जगह गई, इसको हमने बोला मोशन के अंतर्गत। वहां पर न्यूटन बाबा की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने धूम मचा दी, जो कि थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन बाबा की ये तीनों इक्वेशन उन्होंने धूम मचा रखी है भैया। इसके बाद आया कि ऐसा मोशन क्यों होता है। सबसे पहला हुआ कि मोशन होता है, फिर सवाल पूछा क्यों होता है, तो उस क्यों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिला कि फोर्स लगाने पर मोशन होता है। फोर्स कितना लगाना चाहिए वो सेकेंड लॉ ने बताया। फर्स्ट लॉ ने बताया कि मोशन लगता है तो कोई चीज रेस्ट से मोशन में जाती है, मोशन से रेस्ट में आती है, डायरेक्शन चेंज करती है, शेप चेंज करती है, एक्सेलरेट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे उसके इफेक्ट की, यानी उसके अंदर और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है किसी भी लेवल का। तो इस पूरे चैप्टर में हमारा जो कनेक्शन होगा वो फर्स्ट चैप्टर यानी मोशन यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में होगा। ग्रेविटेशन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड करेंगे, और आ गए हम वर्क एंड एनर्जी पर, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क? अगर वर्क की अच्छी खासी डेफिनेशन अगर अच्छी 11वीं की किताबों में जाके देखोगे तो आपको वर्क की जो डेफिनेशन मिलेगी वो बोलेगा इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इट इज द स्केलर, क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक चीज और, मैं आपको सिर्फ आज इस लेक्चर में क्लास 9th के लेवल का ही टच करवाने वाला हूं। तो कोई अगर हायर लेवल के लिए आया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये क्लास आपके लिए नहीं है। हायर लेवल पे मत जाना। कहां है? अभी हम क्लास 9th के लेवल की बात करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीजें में जो ये स्केलर प्रोडक्ट की बात है वो मैं आपको सिर्फ हल्का हल्का ऐसे कबड्डी खेल के आ जाएंगे, छू के आ जाएंगे वापस अपने पाले में, ठीक है ना। चलिए, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब आपकी किताब में तो लिखा रहता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्रॉस नहीं है, इनटू का साइन है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन। अब बात करें वर्क डन, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है
जिसके पास कोई भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड होना जरूरी है इस चीज के लिए, और दूसरी चीज डायरेक्शन हो या ना हो। इसका एक एग्जांपल ले लो। कोरोना काल में हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, सामान नहीं मिलते थे, खाने का सामान, राशन की दुकान, पान की दुकान, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते थे मेरी जान, लेकिन मिलता कछु नहीं था। गुटखा 100 रुपये का मिल रहा था जो राजश्री खाने वाले हैं वो 20 रुपये की जगह 100 रुपये का राजश्री खरीद के खा रहे थे। पतंग उड़ाने वाले 10 रुपये की पतंग 50 रुपये में खरीद रहे थे। मतलब कोरोना काल में ऐसा था। तो हमें एग्जैक्टली कहीं जो चीज़ मिलती है वो हमको नहीं पता थी। तो मम्मी ने बोला कि भाई ये सामान लेके आना है। अब हम सोच रहे हैं भाई सामान अगर नॉर्मल लेवल पे होता तो हम यहाँ से उठा लेते, यहाँ से उठा लेते। तो अब हमें तो काम करना था। मम्मी ने कहा काम हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो हम लोगों ने भाई ना तरीका देखा, ना हमने देखा कहाँ से मिल रहा है, बस हमने सामान लिया। चाहे कोई घर से बेच रहा हो या दुकान से, चाहे वो एक्सपायरी डेट का हो या ना हो, हमें देखना ही नहीं था, हमें सिर्फ सामान की जरूरत थी। जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं बेटा असाइनमेंट कॉपी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप सोचते हो यार कॉपी कंप्लीट करने का ही तो कहा था सर ने ये तो नहीं बोला लिख के तू ही लाना। सर ने डायरेक्शन थोड़ी दिया था कि तुझे भी लिखना ही पड़ेगी। इसका मतलब वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं। मेरे एक मित्र का मुझे फ़ोन आया, एक टीचर थे और वो एक्चुअली फिजिक्स नहीं पढ़ाते थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि यार वो एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा था आज कि वर्क डन तो क्या है, वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलर क्वांटिटी। इन द सेंस वी कैन से दैट कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। तो मैंने जवाब दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। अभी आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझ में आती चली जाएंगी। मैं स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यह बोल रहा हूं कि यहां पर आपको वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर भी दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एडिशन तो एक ही होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दो ये आपके काम की चीज नहीं है, इसलिए हम क्या खेल रहे हैं, कबड्डी खेलने वाले हैं। इससे छू के वापस आ जाएंगे। आपको सिर्फ इक्वेशन को याद करना है, आपको एक चीज को याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो कॉस थीटा लें। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। और अगर ये एंगल थीटा है, यानी ये एंगल थीटा है, तो ये कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसको ऐसे समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे में समझने के लिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने यहां से इसको खींचा, तो जरूरी तो नहीं है कि ये बॉक्स हिलेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया था, फर्स्ट लॉ ने बताया था, फर्स्ट लॉ ने बताया था कि फोर्स लगता है किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए अगर वो रेस्ट पे हो, लेकिन सेकंड लॉ ने बताया था कि कितना फोर्स लगाओगे तब जाके वो रेस्ट से मोशन में आएगी। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हमने प्रूफ भी किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैंने फोर्स अप्लाइड किया तो जरूरी नहीं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो। तो अगर मान लो मैंने इतना फोर्स लगा दिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी डायरेक्शन में, मान लीजिए। अब आप बोलोगे सर इसी डायरेक्शन में तो होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? अरे बता देंगे अभी एग्जांपल के तौर पे। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो F और S के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो वर्क डन होगा वो F इंटू एस इंटू कॉस 0 होगा, जहां पर कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। मान लीजिए एक चीज ऑलरेडी पहले ही मूव कर रही थी। अब मान लीजिए ये कार है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये कार है और ये कार इधर से मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में। अब सामने एक बकरी आ गई या कोई भी चीज आ गई, कोई एक
एक ट्राइंगल शेप का कुछ आ गया, ब्रेकर आ गया, तो सामने वाला क्या कर रहा है, इसको ब्रेक लगाएगा। तो फोर्स किधर लगा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन गाड़ी अभी भी आगे की तरफ मूव कर रही है। इस बीच में फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ ब्रेक वाला, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, और कॉस थीटा मतलब थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन, ये जो कॉस के साथ जो ये थीटा लगाता हूं ना मैं, ये इसको इसमें ऐसे लिखते हैं थीटा। ये थीटा जो होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन, क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -1। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव। तो यहां पर हमारे पास वर्क डन इसके पहले आ गया पॉजिटिव, वर्क डन आ गया नेगेटिव। तो आपने बोला क्या वर्क डन कभी जीरो भी हो सकता है, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल हो सकता है। कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है जो कि क्या होता है mg। तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और बच्चों cos 90 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 0। यानी अब वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, और वो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पर, वर्क डन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, वर्क डन डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। फिर से सुन लो, वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पर, वर्क डन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। अब यहां पर हो सकता है कि एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्स लग रहे हो, क्या लग रहे हो, मल्टीपल फोर्स लग रहे हो। मल्टीपल फोर्स मतलब एक फोर्स तो नीचे लग रहा था mg, मान लो इसको इधर से ऐसा खींचा जा रहा है, इधर से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन सबके लिए बराबर नहीं होगा। यानी वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर गया, फोर्स पर। अब फोर्स पर कैसे डिपेंड कर दिया, अब डिस्प्लेसमेंट तो इस बॉडी का ही है, तो अब ये दोनों एंगल के ऊपर, अब मान लीजिए mg की बात करें तो mg इसको मूव करवाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय mg टू मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन इज 0। इसलिए वर्क डन एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी 0। 0 कब होगा, व्हेन द वर्क विल बी 0। तो सवाल का जवाब है जब फोर्स ही 0 हो जाए, लगाओ मत, हिलाओ मत, उसको मूव ही मत कराओ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। दूसरा केस, अब तुमने फोर्स तो कुछ ना कुछ लगा दिया लेकिन वो हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। ये कब एग्जांपल आता है, ये एग्जांपल आता है जब एक गाड़ी को एक बच्चा, छोटा सा बच्चा धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो इतनी बड़ी गाड़ी एक छोटे से बच्चे के फोर्स से हिल पाएगी क्या, उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। वही तो बताया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई साहब ज़्यादा फोर्स लगेगा यानी डिस्प्लेसमेंट 0। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्क डन विल बी 0। यहां पर भी फोर्स 0 तो वर्क डन विल बी 0। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस है व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन द सेंस वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन द बॉडी नहीं, टोटल बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो टोटल वर्क डन तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 0। तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। वर्क डन 0 की कंडीशन ये थी, वर्क डन पॉजिटिव की कंडीशन तभी है जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री या 180 डिग्री, ऐसा ही हो सकता है, मतलब इसी डायरेक्शन में हो। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, 90 डिग्री से छोटा ही हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, थीटा इज एक्यूट, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो 0 डिग्री, तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, और 0 भी हो सकता है। और मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस पर अब फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर, वो आपने कभी ट्रॉली बैग को खींचा ऐसे, है ना,
तो फोर्स ऐसे लगता है, ये एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का। तो जो फोर्स का एंगल होगा वो मैटर करेगा, मान लो 30 डिग्री। तो इस टाइम पर भी वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव बाय दिस फोर्स। अब मान लो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ग्रेविटेशन के द्वारा कितना हो गया, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज 0, और यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया उसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। तो वर्क डन डिपेंड किसके ऊपर कर गया, कि जो फोर्स लग रहा है, जिसकी बात चल रही है उसकी बात करेंगे हम, सारे फोर्सेस की बात नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक फोर्स जो है वो 0 वर्क डन कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फोर्स 0 वर्क डन करेंगे। ऐसा हो भी सकता है कि दूसरे फोर्स जो उस बॉडी पर लग रहे हैं वो कुछ ना कुछ वर्क डन करें। हालांकि इसमें बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, नॉर्मल फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो होगा, ये तो हमने समझ ही दिया कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क डन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के कुछ h हाइट पर रख दिया, मैंने ऐसे उठाया और मैं इस h हाइट पर लेके आ गया, है ना, ध्यान से सुनना। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए F एक्सटर्नल लगाया, हाइट कितनी हुई h, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू एच इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अबे इसी डायरेक्शन में ना, देखना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0। तो F इंटू एच इंटू कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, यानी F इंटू एच, और h को हम s भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, है ना। चलिए, इसके बाद हमने फोर्स बता दिया। फोर्स क्या होता है, एनी पुश और पुल। क्या होता है, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। फोर्स कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट से मोशन में चले जाएगा, मोशन से रेस्ट में चले जाएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई इधर आ रहा है और आपने बैट से ऐसे उसको फोर्स लगा दिया तो वो उधर चले जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। शेप साइज चेंज हो सकता है फोर्स के माध्यम से, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एनर्जी। अब किसी ने कहा भाई एनर्जी क्या, तो यहां पर वर्क डन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसको समझाऊं तो हम जिस वर्क डन की बात कर रहे हैं वो है कंजर्वेटिव वर्क डन। कौन सा है, अब आप बोलोगे कंजर्वेटिव वर्क डन, अबे फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब जितने भी लोग बोल रहे थे, जितने भी लोग समझ रहे थे, वो कह रहे ये क्या बोल डाला आपने, हमें समझ में ही नहीं आया। पाथ इंडिपेंडेंट क्या होता है बे, ये क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी ये टेबल है और इस टेबल पे आपकी ये मान लीजिए एक कटोरा रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर आप खड़े हुए हो, यहां से आपकी मम्मी आई और उन्होंने बोला बेटे ये कटोरा यहां से यहां रख के आ जाओ। अब आप जो हो, आप बड़े वाले, आपको घूमना पसंद है, आपने कटोरा उठाया, इधर उधर इधर उधर पूरा लेके घूमते रहे, मम्मी अपना काम करती रही, मम्मी ने देखा नहीं क्या हो रहा है। एंड में जाके कटोरा आपने यहां रख दिया। मम्मी को क्या लगेगा, आपने कटोरा सीधे यहां के यहां रखा ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, मम्मी को कोई मतलब नहीं है कि तुमने काम कैसे किया है, किस रास्ते को इस्तेमाल करके आपने काम किया। बहुत बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, एक्चुअली वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये समझाने के लिए एग्जांपल लिया हुआ है ना। तो भाई मतलब नहीं है कि कैसे हुआ है, बस हो गया, हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए एक और आपका छोटा सा भाई है, उसने इस कटोरे को वापस यहाँ रख दिया, तो मम्मी बस जब काम करके आएंगी तो मम्मी को क्या लगेगा, तुमने काम किया है या नहीं किया, नहीं किया। मम्मी को इनिशियल पोजीशन देखनी थी, फाइनल पोजीशन देखनी थी, और उन दोनों के केस में मम्मी ने एक आपको ये बता दिया कि बेटा आपने काम नहीं किया। एक्चुअली आपने काम किया था यहां से यहां पॉजिटिव, लेकिन आपके भाई ने उस काम को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, यानी नेट वर्क डन कितना हो गया, 0।
आपने भी काम किया और आपके भाई ने भी काम किया, लेकिन मम्मी को क्या लगा, मम्मी, अरे, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट वाला सिस्टम है। इसमें जो फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे सर पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब, मान लीजिए कि मुझे यहां से यहां तक एक बॉल को यहां से यहां पहुंचाना है, तो इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है सीधा का सीधा, और एक रास्ता यहां से यहां जाने का है, दो रास्ते हैं। तो दोनों के केस में सुन लेना ध्यान से, जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो बराबर होगा, चाहे आप यहां से यहां लेके चले जाओ ऐसे, या यहां से यहां और यहां से यहां लेके चले जाओ, दोनों पाथ के लिए वर्क डन कैसा होगा सेम। फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटेशन को या ग्रेविटेशनल फोर्स को कि तुम कैसे लेके जा रहे हो। लेकिन वहीं फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट, मतलब पूरा घूम घाम के आ गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम यहां से चले यहां से आए और टायर ने बोल दिया कि कोई बात नहीं फ्रिक्शन तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फ्रिक्शन तो तब भी हुआ, वो होता है पाथ इंडिपेंडेंट। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में जब कोई लॉसेस नहीं होते तो वर्क डन एक्चुअली कैपेबिलिटी होती, एनर्जी इज क्या है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो एक्चुअली में अगर कोई काम कर दिया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है कि वो दोबारा उस काम को कर सके। जैसे मैंने ये पेन नीचे से उठा के इसको रख दिया, अब मैं बिना काम करे इस पेन को मूव करवा सकता हूं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है और वही एनर्जी फिर से वर्क डन कर सकती है। यानी व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी जो काम किया वही एनर्जी है। समझ में आ गई। तो हम अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी, तो आप बिल्कुल भी ढीले मत पड़ जाना, दोनों सेम चीज है। हमारे इस कोर्स में 9th के कोर्स में वर्क डन बराबर किसके हो जाएगा, एनर्जी के। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो वर्क डन है और ये जो एनर्जी है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्या है, वर्क डन जो है, वर्क डन और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, हाँ इक्वल है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब आप समझो कैसे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो क्या ये मूव करेगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट देगा इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ अब वेलोसिटी आ जाएगी, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो थोड़ी देर तक ये जाएगा और उसके बाद ये कभी नहीं रुकेगा। अब आप बोलोगे सर कभी क्यों नहीं रुकेगा, अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, तो बेटा कभी भी नहीं रुकेगा, चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा। वो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट याद है आपको, कि उसने एक बॉल छोड़ी ऐसे, तो वो ऐसे रखता है तो ये उसी हाइट पर जाती है जिस हाइट पर बॉल जहां से छोड़ी गई थी। अगर मैंने इसको फ्लैट कर दिया तो बिना कोई फोर्स के ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये अपनी उसी हाइट को अचीव नहीं कर लेती। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कोई फोर्स लगाया तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसी एनर्जी को मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलता हूं मैं, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर, काइनेटिक का मतलब ही, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट मूविंग। काइनेमैटिक्स इज अ वेरी बिग ब्रांच इन फिजिक्स। तो काइनेटिक का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब मोशन में होगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी के साथ एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m into v square, where m is the mass of the object and v is the velocity of that object. तो half mv square is the kinetic energy of an object moving with velocity v. इसका मतलब समझ रहे हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि अगर मैं वर्क डन कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में तब्दील हो रहा है, किसी ना किसी एनर्जी में तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी कितनी होती है, तो एक हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि आपके कोर्स में ग्रेविटेशनल, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल
एनर्जी ही पढ़ना है आपको, यानी ग्रेविटी के द्वारा क्या पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट में। और तीसरा है इन दोनों का ही मिक्सचर, जिसको मैं बोलता हूं मैकेनिकल एनर्जी। अब आप बोलोगे सर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और नॉन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? यार मैकेनिकल क्या होती है, नॉन मैकेनिकल क्या होती है? मैकेनिकल का मतलब होता है कोई भी चीज को मूव करवाना जब हम उसको फिजिकली टच कर रहे हैं। मेरी बात सुनना, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच कर रहा हूं तब वो एनर्जी क्या कहलाएगी? मैकेनिकल। अभी मैंने धक्का मारा था, फोर्स लगाया था, एनर्जी। एक और होती है जिसको मैं बोलता हूं नॉन मैकेनिकल, और नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है हीट एनर्जी। अब आप बोलोगे सर हीट कैसे? मैं बताता हूं। आप पानी गर्म करो, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं प्लेट रख दो, ढक दो, स्टीम आएगी और उस प्लेट को उचकाने की ताकत रहेगी उसमें। स्टीम इंजन क्या होते थे? स्टीम इंजन क्या करते थे? इतने बड़े बड़े इंजन को चलाने के लिए क्या करते थे? स्टीम का इस्तेमाल करते थे। तो स्टीम में किसी ने धक्का नहीं मारा, अपने आप एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस हुआ जिससे फिर मैकेनिकल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। नॉन मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां पर फील्ड आ जाती है, तो वो बहुत अलग टॉपिक चले जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिक। पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ नॉन मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल खुद की, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे वो पंखा घूमना शुरू कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो 3 प्रकार की हमें एनर्जी पढ़नी है। इस केस में हम सबसे पहले बात करें, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहले हमें बात करना पड़ेगी कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैं बताता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और मैंने इसको धक्का मारा विद अ फोर्स। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। थोड़े फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आया और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस। बोलो हाँ। तो s की जगह मैं क्या लगा सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल, बचा कितना? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 0, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो रुका हुआ था। फोर्स लगाया, धक्का मारने लगा, अपने आप जाने लगा और रुकेगा ही नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन, उसको रोकने के लिए ब्रेक। तो ये हो गया 0, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, यानी हाफ mv स्क्वायर। और यही वर्क डन तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इसी को बोलता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। क्या बोलता हूं मैं? हाफ mv स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर मान लो वो पहले से u पे था, मैंने और फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये होगा वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन होता है, ये क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अबे फाइनल में से इनिशियल मतलब चेंज, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन। और एक्चुअली में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी और वर्क का रिलेशन, वर्क एनर्जी थियरम। वेरी गुड। तो हमने दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। धक्का मारा, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, फ्रिक्शन नहीं लगा, एयर फ्रिक्शन नहीं लगा, रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा उस वेलोसिटी से, अंत काल तक चलता जाएगा, जब तक उस पर कोई, जैसे धरती मां चल रही है तो चल ही रही है, रुक नहीं रहा, पेट्रोल भी खत्म नहीं हो रहा, धरती चलती जा रही है।
हाँ, इसकी वो काइनेटिक एनर्जी की वो डेफिनेशन क्या है बिल्कुल? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये हाफ एम वी स्क्वायर है, बस इतनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो उसके पास वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको एग्जांपल से समझ लो कि मान लो एक बुलेट है, इसको मोमेंटम से भी समझाया गया है। एक बुलेट है, मेरे को इस बुलेट को फायर करना है, इसमें छेद तभी होगा जब, अगर मान लो मैंने बुलेट को ऐसे मारा तो इसमें छेद नहीं होगा, लेकिन मैंने बंदूक से मार दिया तो क्या होगा? इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर वेलोसिटी थी, तो उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इस वजह से उसने काम ज़्यादा किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी को। कैसे? कि सिर्फ हमने क्या समझा कि भैया काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इसके अंदर वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। किसी की भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका मास कितना है, एस फॉर्मूले में पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है? और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्लास 11th में हम इसी थ्योरम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अरे कोई भी हो माइकल लाल, कोई सा भी फोर्स लगा रहे हो, सारे फोर्सेस का वर्क डन प्लस कर दो, किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक। ये 11th क्लास में हम इतनी सी चेंज कर देते हैं बस। यहां हमें समझना है वर्क डन किसके बराबर है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक है, इसको हम बोलते हैं चेंज। डेल्टा ट्राइंगल जो बना है ना, ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। ठीक है? अब समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक नया टॉपिक हमारे पास है जिसको हमें समझना है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? तो एक्चुअली में हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझनी, हमको समझनी है इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्लास 9th में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि भैया ये अर्थ है, अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m, उसको उठाया h हाइट तक, उसको उठाया h हाइट तक, और बहुत स्लो उठाया। ये ध्यान रखना, हमने इस ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली उठाया, बहुत स्लोली, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत स्लो उठाया, और उसको किस हाइट तक लेके आ गए? h हाइट तक। अब वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया h हाइट तक, कहां से? अर्थ के सरफेस से यहां तक। तो उसने बोला भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पहले बताओ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, तो वर्क डन होगा, अरे वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही फोर्स हमने ऊपर लगाया, तो वो कितना? एम जी लग रहा था नीचे। नीचे कितना लग रहा था? एम जी। ग्रेविटेशन में पड़ा है तो ऊपर भी कितना लगाया होगा? एम जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं हुआ तो जो फोर्स नीचे लग रहा था वही फोर्स ऊपर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो धीरे धीरे वो ऊपर आ गया, तो ऊपर कितना लगा? एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच। और थीटा कितना था? 0 डिग्री। तो यह होगा एम जी इंटू एच, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? एम जी एच। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अजम्पशन क्या है? अजम्पशन यह है, बहुत छोटे से लेवल पे बता दूंगा मैं आपको। अजम्पशन यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की एट सरफेस ऑफ द अर्थ इज 0। कितनी होती है? 0। सरफेस पे हम मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? 0, है ना? 0 हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये भी वर्क डन क्या है? ये भी पोटेंशियल एनर्जी क्या ही है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? mgh। और इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? इसको उठाया मैंने, किसके अगेंस्ट उठाया? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी कितना वर्क डन फोर्स लगा रही थी? mg। ग्रेविटी mg लगा रही थी ना, तो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन हमने जो वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, अबे ये एक्सटर्नल फोर्स था जो ग्रेविटी के बराबर। जैसे मैं इस कुर्सी को उठा रहा हूं,
तो धीरे 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 उठा रहा हूं ना, धीरे धीरे उठा रहा हूं, तो ग्रेविटी जो वर्क डन कर रही है वही उतना ही फोर्स में लगा रहा हूं, तो मैं तो ऊपर की तरफ लगा रहा हूं ना, तो ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, तो मेरे द्वारा जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव वर्क डन आएगा, हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क डन आएगा। गुड क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको समझने के लिए एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, समझाने थे। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में आप हो, ये उस बिल्डिंग का ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग बहुत ऊंची बिल्डिंग है। यहां 3 पॉइंट लेंगे हम, एक तो सबसे टॉप, एक सबसे बॉटम, और एक बीच में कहीं यहां, इसको हमने मान लिया C। एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, और एक पॉइंट है C। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, H। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, H। और एक बॉल को मैं A पॉइंट पे लेके आ गया, एक बॉल को जिसका मास कितना है, M। ठीक है, एक बॉल जिसका मास M है, उसको मैं एक हाइट पर लेके आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां इसको रख दिया, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल होंगी, 2, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। क्यों होगी बच्चों 0? क्योंकि बेटा ये मूव ही नहीं कर रही है। जब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जरा बताओ, mgh। क्यों हो जाएगी mgh? हमने बताया था अभी कि हाइट h पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh। ग्राउंड पे कितनी होती है, 0। चलो ग्राउंड पे आ जाओ, तो हम दूसरा केस पकड़ लेते हैं। एट पॉइंट बी है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लो हाफ mv²। लेकिन मुझे पता नहीं है कि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने मान लिया कि वो v होगी, है ना। अब यहां से शुरू करते हैं हमारा खेल। मान लो मैंने इसको छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहां आते 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 उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, h डिस्टेंस कवर कर लिया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना। तो s कितना होगा, h हाफ at²। क्या इस इक्वेशन को यूज करना सही रहेगा, नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम नहीं है, कितना समय लगा, छोड़ दो। तो क्या हम आखिरी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां टाइम नहीं है, यस। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। v² इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस की वैल्यू कितनी है, h। तो v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh। कितनी आ गई, 2gh, है ना। यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ g इंटू h। पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी एट b विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 से 2 यानी mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। एक बात समझ में आई कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी वही काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ग्राउंड पे। तो मतलब इसी को बोलते हैं टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। अब मेरे को बस एक काम करना है, अगर मुझे सी में टोटल एनर्जी mgh के बराबर मिल गई, टोटल एनर्जी mgh के बराबर मिल गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल, कांस्टेंट हो जाएगी। बस यहीं पर खेलना है। तो चलो शुरू करते हैं एट सी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
भैया यहां से यहां तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं काम करता हूं, इसने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, h की वैल्यू h माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू, तो देखो यहां पर देखो v इस पॉइंट पे वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी, और s की वैल्यू कितनी है, x, तो v की स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी एक्स। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो, अरे 2as है ना, m कहां से आ गया रे, सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए जी इंटू एस यानी x, यानी 2gx, सॉरी, तो जगह हाफ इंटू एम इंटू 2gx, 2 से 2 mgx इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को ऐड करना है इसको और इसको, ऐड कर दो, कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी का मल्टीप्लाई एक्स एच से, एम जी का मल्टीप्लाई एक्स से, एम जी का मल्टीप्लाई हो ही है, कैट गया, बचा कितना, एम जी एच, यानी यही तो है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट सी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट ए किसके बराबर, एम जी एच, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट बी किसके बराबर, एम जी एच, तीनों कांस्टेंट है ना। इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द ग्रेविटी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, या मैं कहूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जो पोटेंशियल एनर्जी हुई थी ऊपर वही कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एंड दिस लॉ बिकम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्व होना, उसी का लॉ, उसी का नियम हमने बना डाला। तो लाइव जिंगल आला, हाँ नीचे तो दोनों की वैल्यू 0 ही रहेगी, कहां हो गई भैया, काइनेटिक एनर्जी mgh थी और पोटेंशियल एनर्जी 0। सर वो mgh तो वो अरे तुम टकराने के बाद की बात मत करो, जस्ट ऊपर था, इस पॉइंट पे जस्ट था, बस जस्ट ऊपर था ग्राउंड से, तब तो कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो हिट करेगी। मतलब एट द एंड जो एनर्जी से ऊपर थी वही कांस्टेंट होते होते नीचे आ नहीं, जो ऊपर एनर्जी थी वो चेंज हुई और टोटल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। पोटेंशियल से काइनेटिक। इसका मतलब ये हुआ टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी और टोटल एनर्जी एट बॉटम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हमने कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, तब जाके ये प्रूफ हुआ है। मतलब हम अभी आइडियल लेवल पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, आइडियल लेवल, ठीक है, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं पावर। व्हाट इज पावर, पावर मतलब ताकत। अब सुनो हुआ क्या, एक काम दिया किसी को, बोला भैया ये पुताई करनी है कमरे की, बोले हाउ, ये कितने दिन में हो जाएगी, बोले 1 दिन में, बोले ठीक है। एक बंदा आया, बोला 3 दिन में, भाई तुझसे नहीं करवा रहा, तू 3 दिन ले रहा, वो 1 दिन में ले रहा है। अच्छा काम, अरे भैया वो काम जल्दी जल्दी कर देगा, अरे काम भी बहुत सही कर रहा है यार वो, मैंने एक जगह शर्मा जी के देखा था, तेरे से अच्छा काम कर रहा होगा। चलो काम दोनों का सेम ही है, क्या काम है, पुताई करना। हम उसकी एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहे, मतलब वो कैसा काम करता है ये नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं कौन जल्दी जल्दी काम कर देता है। काम दोनों इक्वल कर रहे हैं, तो एक ने 1 दिन लिया, एक ने 3 दिन लिया, तो सामने वाला सोचेगा भाई मेरा काम तो, मेरा टाइम बच रहा है, तो मैं उससे काम करवाता हूँ जो 1 दिन में काम कर रहा है। तो उसके पास ऐसा क्या है, काम तो वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वही है, वर्क तो वही है, जल्दी कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा यार इसमें एक नई चीज़ आना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं रेट एट विच द वर्क इज डन, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क।
यानी काम करने का पर यूनिट टाइम भी देखा जाए, इसलिए एक नई क्वांटिटी का आविष्कार किया या नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। और इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, वॉट या जूल्स पर सेकेंड। क्या होती है, जूल पर सेकेंड या वॉट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। और हाँ, एक चीज और, जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट भी कैसी होती है, जूल ही होती है। वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल। और एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और पावर भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? ठीक है। तो व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट एट विच द वर्क इज डन। कितनी देर में ये काम हो रहा है। ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम क्लास 10th में भी करेंगे, जहां हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करेंगे, चार्जेस के काम की बात करेंगे। फिर 12th में भी इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूले का। 11th में भी काम करेंगे ग्रेविटेशन का। और इसी के बाद हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 12th में, फिर इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक को मैंने बहुत बार क्लास में इस्तेमाल किया था, स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज को समझना हो कि जो बहुत छोटी है, जैसे मैं समझाता हूं, इसको छोड़ दो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 किलोमीटर की बात करें, तो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर में कोई अंतर नहीं है। दे बोथ आर इक्वल। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन इस किलोमीटर और मीटर की बात करें तो इन दोनों में छोटी यूनिट है एम यानी मीटर, और बड़ी यूनिट कौन है, किलोमीटर। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, U है यूनिट, N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, U है यूनिट। ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मैंने कहा उसी 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 100,000 सेंटीमीटर। अब इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा 10,000,000 मिलीमीटर। इसका मतलब यह हुआ दोनों बराबर तो हैं, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि ये यूनिट बहुत छोटी है। तो कमर्शियल यूनिट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे पास जो यूनिट थी जिसको हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड। क्या बोलते हैं हम इसको? ये बहुत छोटी यूनिट है। जैसे मिलीमीटर किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। तो हम छोटी सी कोई भी काम करते थे ना, छोटा सा छोटा, तो बहुत बड़ा काम आ जाता था। तो इसलिए हमारे पास एक नई यूनिट आई जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी मतलब वही वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर था? पावर इनटू टाइम के बराबर था ना। तो ये क्या था, देखो, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, यानी वॉट इनटू सेकेंड। तो इसका मतलब जूल पर सेकेंड और वॉट इनटू सेकेंड दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटी है। वॉट इनटू सेकेंड इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम एक नई क्वांटिटी को लेके आ गए जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 किलोवाट आवर। जैसे आपके घर का डिस्टेंस अगर आपके स्कूल से आप देखें तो 5 किलोमीटर होता है। बोलने में भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोलूं 5 बिलियन मिलीमीटर या 5 करोड़ मिलीमीटर, 500 करोड़ मिलीमीटर, तो आप बोलोगे क्या पागल हो गया, 5 किलोमीटर बोल दे। 500, मेरे को तो ये भी नहीं पता कितने जीरो होते हैं। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी की वजह से हम लेके आ गए 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना पड़े इंटू वॉट इंटू सेकेंड में। तो कैसे करेंगे वो सुनो। 1 किलोवाट में कितने वॉट? तो 1000 इंटू
1 घंटे में कितने सेकंड, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 60 इंटू 60, तो इसको कर दो 60 इंटू 60, यानी 1 किलोवाट आर में 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 वॉट सेकेंड होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जूल। अरे भैया यही तो एनर्जी है ना। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यही तो जूल है। इसका मतलब 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू जूल, यानी 3600 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आर। और यही थी नई यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम भी पड़ा 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो आप बोलते हैं ना मेरे यहां 8 यूनिट बिजली खा जाता है, 1 यूनिट बिजली जली, वो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट बिजली इज इक्वल टू 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है। 5 नहीं 6 जूल। देख 10 टू द पावर 6 जूल, वो 3.6 है ना, इसलिए वो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यही 1 यूनिट बिजली है। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट बिजली। जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये 1 यूनिट बिजली है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्यों आई? क्योंकि हमको एक बहुत छोटी क्वांटिटी को समझ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक बड़ी क्वांटिटी को लेके आ गए, जिसको हमने क्या बोला कि 1 यूनिट बिजली। और 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, या इसी को मैं बोलता हूं 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और या मैं कहूं 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट बिजली। दोनों तीनों आपस में बराबर है। और इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है प्रॉब्लम तो आंख बंद करके एक सांस में पूरा लिख के दिखाओ बिना देखे। अभी शुरू हो जाओ।